स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास टूल्स ऑफ थिंकिंग के सेकेंड पार्ट से रिलेटेड है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने लैंग्वेज का अध्ययन किया था। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के एलिमेंट कौन से हैं और लैंग्वेज की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उनको डिस्कशन किया था। आज की क्लास रिलेटेड है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्यय से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि चिंतन में या चिंतन की प्रक्रिया में संप्रत्यय की क्या भूमिका होती है और कैसे चिंतन की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है संप्रत्यय की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रत्यय की परिभाषा के बारे में, डेफिनीशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर दो डेफिनीशन दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हल्स, ईगेथ और डिजी के द्वारा दी गई परिभाषा को। इन्होंने बताया है कि कुछ नियम द्वारा गुणों का आपस में मिलना ही संप्रत्यय कहलाता है। इसको ध्यान से समझें। क्या बताया गया कि कुछ नियमों द्वारा या कुछ नियम द्वारा गुणों का आपस में मिलना, यानी गुण तो हैं लेकिन उन गुणों को कैसे मिलाया गया है, उनके ऊपर एक नियम लगा के उनको आपस में मिलाया गया है। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं लेकिन एक नियम लगा दिया गया कि जो मनोविज्ञान के छात्र हैं वही मनोविज्ञान विभाग में आएंगे। तो क्या हुआ, इस नियम के द्वारा मनोविज्ञान विभाग के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको अलग कर लिया गया। तो क्या हो गया, उनका एक ग्रुप बन गया और ग्रुप एक नियम के आधार पर बना। नियम क्या है कि सिर्फ मनोविज्ञान के छात्र ही आएंगे। या दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, बैरॉन ने क्या बताया। बैरॉन बता रहे हैं कि संप्रत्यय उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों जो एक या अधिक अर्थ में एक दूसरे से समान होते हैं के लिए एक तरह की मानसिक श्रेणी होती है। बैरॉन क्या बता रहे हैं कि संप्रत्यय किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे एक टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं, वहीं पे सब्जी भी रखी हुई है और वहीं पे कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं। अब क्या किया गया, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों को जो एक या अधिक अर्थ में एक दूसरे के समान है, उनका क्या किया गया, एक श्रेणी बना लिया जाए के लिए एक मानसिक श्रेणी होती है। जैसे उस टोकरी में सब कुछ है लेकिन हमने क्या किया, एक नियम के द्वारा उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कर दिया। जैसे फलों को एक साइड कर दिया, सब्जियों को एक साइड और खिलौनों को एक साइड। तो क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, तीनों का एक ग्रुप बन गया और अब हम आसानी से उनके बारे में जान सकते हैं। तो समझ में आ गया संप्रत्यय क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं संप्रत्यय के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट या पहला प्रकार है, तो हमारा पहला प्रकार है समुच्चय बोधक संप्रत्यय, कंजक्टिव कॉन्सेप्ट। जब किसी वस्तु के दो या दो से अधिक गुणों को जोड़ने पर कोई संप्रत्यय बनता है तो उसे समुच्चय बोधक संप्रत्यय कहते हैं। जैसे भौंकना, चार पैर पर चलना, पूंछ होना। अगर ये सभी क्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर क्या बताया गया समुच्चय बोधक में कि जब किसी वस्तु को, यानी दो या दो से अधिक गुण जब आपस में एक जैसे मिल रहे हों, कम से कम दो गुण या उससे अधिक गुण जब एक दूसरे से मिलते हैं, तब हम उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक संप्रत्यय। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए कि भौंकना, चार पैर पर चलना और पूंछ होना, यानी यहाँ पर दो से अधिक गुण हैं, तीन गुण हैं। अगर ये तीनों गुण किसी पशु में
होते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? उसको हम कुत्ते की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट टाइप है वियोजक संप्रत्यय, डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जब वस्तुओं की विभिन्न विभिन्नताओं के बावजूद भी कोई एक विशेषता ऐसी होती है जिसके कारण उसे एक वर्ग में रखा जा सकता है। जैसे पहले देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट को कि क्या बता रहे हैं कि जब वस्तुओं की कई विभिन्नताओं के बावजूद भी एक क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, या उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं, कोई साइकोलॉजी लिया हुआ है, कोई एजुकेशन लिया हुआ है, कोई एंशिएंट हिस्ट्री लिया हुआ है, सब अलग अलग सब्जेक्ट लिए हुए हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी एक गुण ऐसा है जिसके कारण हम सबको एक साथ रख सकते हैं। और वह गुण क्या है? वह गुण है कि आप सभी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो हम बीए फर्स्ट ईयर के ग्रुप में या बीए फर्स्ट ईयर के वर्ग में आपको रख सकते हैं। और ये क्या हो गया? ये हो गया वियोजक संप्रत्यय या डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल। या जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसकी बात करें तो जैसे बाघ, चीता, शेर, हाथी, ये सभी अलग अलग हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जिसके आधार पर हम इन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं, और वह गुण है कि ये सभी जंगली जानवर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबंधित संप्रत्यय या कंडीशनल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पर जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिबंधित या कंडीशनल, यानी यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है, एक शर्त लगा हुआ है। इसे शर्तबद्ध संप्रत्यय भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें संप्रत्यय शर्तबद्ध होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे संप्रत्यय का निर्माण तब होता है जब इसमें उल्लेखित शर्त पूरी हो। जैसे यहाँ पर कुछ शर्त दिया होता है, कुछ कंडीशन लगे होते हैं, और जब वह कंडीशन फॉलो होता है, उस कंडीशन को पूरा किया जाता है, तभी उन्हें उस संप्रत्यय में या तभी उन्हें संप्रत्यय कहलाने का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया उसको देखते हैं कि अगर वस्तु काली है तो उसे आयताकार होना आवश्यक है। हम एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप में हम उसी वस्तु को रखेंगे जो काली भी हो और काली होने के साथ साथ आयताकार हो। या अगर हम एजुकेशन में इसको एग्जाम्पल लें तो एक ग्रुप बनाया गया जिसमें ये कंडीशन लगा दी गई कि बच्चा साइकोलॉजी लिया हो, लेकिन साइकोलॉजी के साथ साथ वह एजुकेशन भी लिया हो, तभी उस ग्रुप में आ सकता है। तो क्या हो गया? यहाँ पर एक शर्त लगाया गया है, एक गुण के साथ एक दूसरे गुण को शर्त के रूप में जोड़ा गया है, तो इसे क्या कहा गया? प्रतिबंधित संप्रत्यय। अब हम बात करते हैं संप्रत्यय सीखने की योजना के बारे में कि कैसे हम संप्रत्ययों को सीखते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग, यहाँ पर कुछ मुख्य योजनाएं बताई गई हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जिनके द्वारा हम आसानी से संप्रत्यय को सीख सकते हैं। पहला है समक्षणिक अवलोकन, सिमुल्टेनियस स्कैनिंग। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति किसी समस्या, उसके सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या के सभी संभावित परिणामों को एक साथ मन में रखकर तब कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है शतरंज का एग्जाम्पल। अगर आप शतरंज खेलते होंगे या खेलना जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक चाल चलने से पहले अगले 10 चालों के भी रिजल्ट सोचने पड़ते हैं
कि अगर मैं ये चाल चलता हूँ, हाथी को यहाँ पे रखता हूँ या घोड़े को यहाँ पे रखता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो क्या कर सकता है, मेरा अपोनेंट क्या कर सकता है, फिर मेरे नेक्स्ट चाल क्या होगी। तो सभी संभावित परिणामों को वहाँ पर दिमाग में रखकर तब कोई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में समाधान से संबंधित सभी तरीकों को सजग रखना पड़ता है। जैसे पहला तो हो गया कि आपको उसके परिणाम के बारे में, कितने परिणाम उसके निकल सकते हैं, उन सब के बारे में जानना है, और उन तरीकों को भी जानना है, उन तरीकों को भी अपने दिमाग में रखना है कि जिसके द्वारा परिणाम निकल सकता है या समाधान हो सकता है। इसमें अगला पॉइंट है कि प्रत्येक तरीके द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम रखना पड़ता है। यानी अगर आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं और आपने एक तरीका अपनाया, उस तरीके से आपको सफलता नहीं मिली, तो आप दूसरा तरीका तो अपना रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका अपनाने के साथ साथ आपको पहले तरीके को भी दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ, मैं ये तरीका अपना चुका हूँ। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये जो संप्रत्यय सीखने की जो टेक्निक है, यह काफ़ी हैवी है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क पर काफ़ी जोर पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ों को दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। आपके पास एक समस्या आती है तो आपको उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चलना पड़ता है, और आपने कौन कौन से तरीके अपनाए उनको भी दिमाग में रखना पड़ता है, और कौन से तरीके अपनाने वाले हैं या कौन से तरीके आप यूज़ करेंगे उनको भी दिमाग में रख कर चलना पड़ता है। इसीलिए जो कमज़ोर स्मरण शक्ति के विद्यार्थी होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वह इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्रमिक अवलोकन, सक्सेसिव स्कैनिंग। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? जैसा नाम से स्पष्ट है कि क्रमिक, यानी कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या के हल करने के लिए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको दे दिया जाए एक मैथ का क्वेश्चन, अब आपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगाया, और आप क्या करते हैं, पहले उसी फार्मूले को पूरी तरीके से लागू करते हैं, उसी के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब वह फार्मूला फेल हो जाता है तब फिर आप दूसरे फार्मूले को अपनाते हैं, और फिर दूसरे फार्मूले से भी वही सारे चीज़ें करते हुए उसके समाधान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए एक उचित परिकल्पना बनाता है। परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना होता है एक संभावित उत्तर, यानी आपने एक संभावित उत्तर दिमाग में बना लिया कि अगर मैं ये फार्मूला अपनाऊंगा तो इसका ये उत्तर आ सकता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप, जब व्यक्ति परिकल्पना का उपयोग हर तरीके से कर लेता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो वह दूसरी परिकल्पना बनाता है। आपने एक तरीका अपनाया और फिर उस तरीके से, उस मेथड से आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या कर रहे हैं आप? तब आप दूसरा मेथड अपनाते हैं और फिर दूसरे मेथड से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैथ में भी लागू होती है और यह चीज़ हमारे ज़िंदगी में भी लागू होती है। हमारे जीवन में भी डेली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को कई बार जाने अनजाने में इन्हीं तरीकों के द्वारा उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकले, कहीं जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है। अब आप एक रास्ते से जा रहे हैं, अब आपने सोचा कि चलो इस रास्ते पे चल के देखते हैं, और जब आप उस रास्ते पे जाते हैं आप पहले तो ये सोच लेते हैं कि हाँ इस रास्ते पे चल के हम घर पहुँच जाएंगे अपने रिलेटिव के, लेकिन जब आप उस रास्ते पे चल के वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो आप दूसरी रास्ता अपनाते हैं और दूसरी तरीके से जाते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि हम कई परिकल्पनाएं बनाते हैं, यानी कई मेथड अपनाते हैं या कई रास्ते अपनाते हैं घर तक पहुंचने के लिए। डी पॉइंट, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति इस योजना का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। क्योंकि आप समझिए कि आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं, अब आप एक रास्ते को अपना के उनके घर जाने की कोशिश करते हैं
और पता चला लास्ट में कि वो रास्ता गलत निकला। अब फिर आप वापस स्टार्टिंग से आते हैं और फिर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादी अवलोकन या कंजर्वेटिव स्कैनिंग। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जिस परिकल्पना से समस्या समाधान की उम्मीद बना लेता है वह उसी परिकल्पना पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहता है। जैसे आपने सोच लिया कि नहीं मैं तो यही टेक्निक फॉलो करूँगा, अब आप उसी टेक्निक पर रिजिट हो गए। यानी हम पहले ही दिमाग में एक परिकल्पना को लेकर रिजिट हो गए हैं, हम उसी परिकल्पना को फॉलो करने के लिए तैयार हो गए हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन हम फॉलो करेंगे तो यही तरीका फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है फोकस गैम्बलिंग या जुआ केंद्रित। यानी ये गैम्बलिंग जैसा होता है इसमें कि और काफ़ी कुछ यह कंजर्वेटिव स्कैनिंग से भी रिलेटेड है। इस योजना का उपयोग व्यक्ति तब करता है जब समय बहुत कम होता है। यह भी रूढ़िवादी विचारधारा से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि व्यक्ति अचानक एक परिकल्पना बनाता है और उस परिकल्पना के 2-4 पहलू को लेकर ही वह आगे बढ़ता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे आपको 4 रास्ते दिए जाएं एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, एक जगह पर पहुंचने के लिए, अब आप कोई प्लान नहीं बनाते हैं। आपने क्या किया, आप दिमाग में बस एक परिकल्पना को लिए, एक रास्ते को पकड़े और बोले बस इसी पे ही चल के देखना है, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से यह क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और इस क्लास के साथ ही थिंकिंग का चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या लास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर पूछें कमेंट के माध्यम से, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें यह लगेगा कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हैं और आप उनको समझ भी रहे हैं।